देखते हुए वो अपने विचार व्यक्त करेंगे। आदरणीय पल्ला जी करते हैं। धन्यवाद मेरे भाई मोंटा सोलंकी जी, सरपंच साहब, मंच पे बैठे कांग्रेस के बहुत ही सीनियर अनुभवी नेता कलजी भाई मौर्य जी, दूरसिंह दादा खेड़कर जी, और मेरे संघर्ष के साथी राजू भाई पटेल जी और मौर्य दीदी, टारजन मिश्रा जी, मनीष गोयल जी, प्रकाश खेड़कर जी, दादाजी, जितने भी यहाँ सीनियर कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो सारे, और मंच के सामने बैठे हुए कांग्रेस पार्टी के और समाज के जाबाज कार्यकर्ता, माता बहनें, पंच, सरपंच, जनपद, जिला पंचायत, वर्तमान के और पूर्व सारे, और कांग्रेस पार्टी के प्रकाश अन्ना, सारे लोग जो समाज और देश के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए जरा जोरदार ताली की गड़गड़ाहट से स्वागत अभिनंदन कीजिए। कांग्रेस पार्टी का एक बार नारा लगा दीजिए, फिर मेरी बात को मैं प्रारंभ करूंगा संक्षिप्त में। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। दोलन करते आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दोलन करते आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो अब मेरा काम मेरे साथी लोग करने लगे, इसका मतलब ये है कि हम चुनाव जीतने वाले हैं। हाँ, वो सलीम भाई बहुत अच्छा एक नारा लगाते हैं, और लाल खते कौन छे आमू छे। तो कुल मिलाकर बात ऐसी है कि एक व्यक्ति जब काम करता है तो उसकी सफलता नहीं के बराबर होती है। जैसे जैसे उसके साथ में काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ते जाती है, सफलता प्राप्त होने की संभावना भी उतनी ही बढ़ती जाती है। और अब खरगोन बड़वानी लोकसभा क्षेत्र में जब हमने शुरुआत की थी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तो है ही, वो वर्षों से, उनको हम बना नहीं सकते और उनको सिखा नहीं सकते, लेकिन एक उत्साह जो बढ़ते गया धीरे धीरे करके, तो अब सारे क्षेत्र में एक माहौल बन गया है। और मैंने कहा था चुनाव के पहले, मैं खरगोन गया था, मिर्जा साहब से मुलाकात हुई, मैंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, सेल टैक्स ऑफिसर था, तो टिकट मांग रहा हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। उनने बोला यार देश में खराब माहौल है, तू नौकरी कर रहा, नौकरी कर, क्यों परेशानी में पड़ना चाहता है। तो मैंने एक बात बोली कि समय कैसा भी हो, लड़ेंगे तो जीतेंगे, और यदि हम लड़ेंगे ही नहीं तो पहले ही हार जाएंगे। और कुछ बात हुई, उनने कहा कि हमारी कुछ उनसे चर्चा हुई, मेरी बोले 70 साल के आसपास की उम्र है, जिंदगी में पहली बार ऐसा व्यक्ति मिला जो मेरे को निरुत्तर कर रहा है, और आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। बोले ठीक है, माहौल कैसा भी हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी यदि टिकट दे देगी तो तुम जीत जाओगे, ऐसा मेरे को टिकट मिलने से पहले ही सोच लिया। और आज उनकी बात मुझे ऐसा लग रहा चरितार्थ होने जा रही है, और धीरे धीरे करके पूरे क्षेत्र में एक माहौल बन रहा है। और मैंने कहा था कि इस चुनाव को हम जन आंदोलन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जनता की लड़ाई है, भोरलाल खरते की लड़ाई नहीं है, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये आम जनता की लड़ाई है। और आम जनता की लड़ाई इसलिए कि स्वतंत्र भारत में, टारजन दादा बता रहे थे, स्वतंत्र भारत में देश का नागरिक अच्छी शिक्षा पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। स्वतंत्र भारत में भारत देश का नागरिक अच्छा स्वास्थ्य लाभ पाने के लिए तरस रहा है। और ज्यादा बड़ी बात नहीं, ग्रामीण इलाके में और मेरे आदिवासी भाई रोटी, कपड़ा, मकान के लिए तरस रहे हैं। तो ये लड़ाई उन लोगों के न्याय की है जिसको माननीय राहुल गांधी जी लीड कर रहे हैं। और मेरी जानकारी में जब से मैंने होश संभाला, इस देश की राजनीतिक इतिहास में जो बातें माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं आज तक नहीं हुई है इस देश में। उनकी जो टीम है, वो टीम वाकई तारीफ काबिल है। मैं बहुत प्रभावित हूं उनसे, और इसीलिए कुदरत ने भी शायद उनके साथ में काम करने का अवसर प्रदान करने के लिए मुझे प्रत्याशी बनने का अवसर दिया है। इस देश में जो बातें हो रही हैं बजट को लेकर, यहाँ मेरे साथी पाटिल
भी परिचय में आए, जब परिचय किए, है ना। यहाँ ब्राह्मण भी बैठे हैं, यहाँ बनिए भी हैं, ज्यादा संख्या में आदिवासी लोग हैं। लेकिन राहुल गांधी जी ने इस देश में बात की कि इस देश में जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी होना चाहिए। ये बड़ी बात है। और बजट का अलॉटमेंट जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि सबको न्याय मिलना चाहिए। फिर राहुल गांधी जी ने कहा कि इस देश में जो अन्नदाता है, जो सबके जीवन को चलाता है, आप लोग जानते हैं कि इस देश की सारी पॉलिसी मतलब नियम, कायदे, कानून, सारे के सारे उद्योग धंधों को ध्यान में रखते हुए बन रहे हैं। लेकिन जो किसान है, जो सबका जीवन चलाता है, आप कंपैरिजन करके देख लीजिए। फैक्ट्री में जो चीजें बनती हैं, यदि फैक्ट्री वो काम करना बंद कर दे, उत्पादन कम हो जाए या बंद हो जाए, तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन किसान की फैक्ट्री, धरती माता जिसको चीर के अनाज पैदा करता है किसान, यदि अन्न उगाना बंद कर दे या अन्न की सप्लाई बंद कर दे, तो कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। उसके बारे में कोई भी चिंतन नहीं कर रहा है। लेकिन माननीय राहुल गांधी जी की टीम ने उस पर बहुत गहन चिंतन मंथन किया और उसमें एक बात लेके आए। मेरा भी सपना है कि किसान को न्याय मिलना चाहिए। बचपन से मैं जब से पढ़ता तब से मैं सोच रहा हूँ, और कई बार मेरे साथी लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं बोलता था कि इस देश में गलत हो रहा है। बहुत डिबेट होती थी मेरी बचपन से ही। मैं 7वीं 8वीं से ही इस प्रकार की डिबेट करने लग गया था। तो बोलते थे पहले तेरी फटी हुई चड्डी सही कर ले यार, उसके बाद में बड़ी बड़ी बात कर लो। पट्टे वाली चड्डी पहनते थे और वो भी पीछे से फटी हुई रहती थी। तो पहले तेरी चड्डी ठीक कर ले, फिर देश में बड़ी बड़ी बात करना। और मैंने कहा कि ठीक है, वक्त आएगा हम ये सब चीजें करेंगे। तो किसान को जो अन्न उगाता है उसको सही दाम नहीं मिलता, और खाई ऐसे बढ़ती है कि एक तरफ की चीज महंगी होती है जो बाजार से लाते चीज, और हमारी चीज सस्ती रहती है। हम बोलते हैं हमारी फसल का दाम बढ़ा दीजिए, जैसे कॉटन है, कपास का भाव बढ़ा दो बोलते हैं, तो उससे बनने वाली चीजों का भाव 3 गुना 4 गुना बढ़ जाता है। उनका तर्क रहता है कि कच्चा मटेरियल महंगा हो गया, इसलिए हम लोगों को दाम बढ़ाना ही पड़ेगा। तो कपास का भाव जैसे बढ़ा, कपड़े का भाव और 4 गुना बढ़ गया। तो पहले गेप इतना था, वो गेप इतना हो जाता है। हम कैसे उम्मीद करें इस देश में कि किसानों को न्याय मिलेगा? लेकिन कांग्रेस पार्टी सोच रही है। उनने कहा कि किसान की हालात को ठीक करने, इनने कहा था, किसने? भाजपा ने, कि 2014 में हमारी सरकार बने, 2022 आते आते किसानों की आमदनी दुगुना कर देंगे। मुझे बताओ, आज 10 साल हो गए, कपास का भाव 14,000 था, ये 7,000 था, 14,000 हुआ क्या? नहीं हुआ। ये सत्य बात है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जो फसल है उसको कब तक, जब बोरे में भर के आपकी खेतिया मंडी तक ले जाते या पानसेबल मंडी तक ले जाते, तक जो भी लागत लगती है उसका 1.5 गुना भाव देने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। अर्थात यदि हम गेहूं पका रहे हैं तो 1 क्विंटल गेहूं को पकाने में यदि 2,000 रुपए का खर्चा आया, तो उसका 1.5 गुना 3,000 होगा। तो 3,000 से कम प्रति क्विंटल के भाव से गेहूं नहीं खरीदेंगे। तो ये बड़ी बात होने जा रही है इस देश में। दूसरी जो बात है कि स्वामीनाथन आयोग, थोड़े से पढ़े लिखे लोग, स्वामीनाथन आयोग इस देश में किसान की स्थिति को जायजा लेने के लिए गठन हुआ था। उसकी रिपोर्ट सबमिट हो चुकी थी, लेकिन उसके बारे में कोई चिंतन मंथन नहीं। तो वो आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही ये 1.5 गुना भाव की बात है। और किसान हमेशा कर्जे में है। क्यों कर्जे में है? आप लोगों को समझना है कि हम लोग, हमारे पास में जितनी चीजें थी, ये थोड़ी सी पॉलिटिक्स से हट के बात कर रहा हूं मैं, हमारे पास में जितनी चीजें थी हम लोगों ने उनको सब खत्म कर दिया। पहले हमारे पास में खुद के बीज हुआ करते थे, लेकिन हम सारे के सारे बाजार से ला रहे हैं, और वही महंगे भी हैं। ठीक है, तो कर्जे में हम डूबे रहते। खेती का जोत छोटा हो गया है, पकना कम हो गया है, या पक रहा है तो उसका दाम सही नहीं मिल रहा है।
हम कर्जे में डूबे रहते हैं। तो किसानों की हालातों को ठीक करने के लिए, उनको कर्जे माफी करने के लिए 18 में कांग्रेस सरकार कर्ज माफी योजना लेके आई थी। लेकिन गरीबों का जब फायदा होता है तो इन लोगों को ठीक नहीं लगता है, इसलिए हमारी सरकार को गिरा दिया था और पूरे किसानों को कर्जा माफ नहीं हुआ था। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने उसका स्थायी हल निकाला है कि एक आयोग का गठन होगा, कर्ज माफी आयोग का। वो सरकार किसी की भी रहे, लेकिन किसानों के कर्जे के विषय में हमेशा चिंतन मंथन चलता रहेगा। दूसरी जो बात है कि हमारा देश नारी प्रधान हुआ करता था। टार्जन दादा, इस देश में देवियां ज्यादा है या देवता ज्यादा है, मुझे बताओ। देवियां ज्यादा है ना? इसका मतलब यह था कि इस देश में नारियों का सम्मान था, ठीक है। पर वक्त गुजरता गया, आमू भी अपनी भाषा में तू कहीं जाने चुल भूखी है, तू तारा तारा खाना बना आमरे वाटो है नी, बाकी ज्यादा पंचायत नहीं करना, पैसा वैसा लेन देन नहीं कर ली ससे है नी। ये काही माणसम फिरता रहे झुलाली, आपण काय भाषण देता फिरता रहते, काय कर देती है भविष्य मनवायचे असे। मध्य प्रदेश में चुनाव कथा पहली योजना ली है कि बहनन खाता में 1200 1250 रुपया डालो, थोड़ी बहना खाता में डाल दो, थोड़ी बहना कहो कि कागदा बनाओ, तो अपने जाओ ने लाइन मन लगी है पूरा है नी। कैमरा भी खत्म 1250 रुपया से कोई देदा कि शिवराज मामू तो खब गरीबो माणस बारा में सोचे, बोणश्याम बारा में तो मामूस ने मामूस की बोणश्याम बारा में तो घणું सोचनी અને ભાંજામ બારા भी खूब सोचे से। ती सरकार बन जासे ती 3000 कही रे ती आपसे तसे आखा मनवी लेगा। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार लगभग बनती होती, का कि मारी छे ने मोटला नेता पुठी बात होती थी, उठणो बसणो सब ती सारा कलेक्टरिया एसपी सब मोटला नेता पुठी में उन भेटणो चालू ही गेला। का कि सरकार बने ती तिंद्री पोस्टिंग वात रहे त्यामू भी लागे सरकार बन जासे। बाकी आखरी में कार्ड खेलिया महिला ती 3000 लालच आप्या, मामू कही बहना चिंता ज न करता, तुम्हारा खाता में 3000 रुपया आपीस, मारा तुम्हारा जो जवाईला से कि नहीं पैसा आपे नहीं आपे, बाकी मामूस 3000 रुपया आपसे, बहाइस 3000 रुपया आपसे, आखा देदा ठोकी फूलमा सरकार का दे आपली ठोकाई ते काय करिया छे चालाक माणसे ने दिमाग वाला हमरा कांग्रेस के सुधा घणा भोला घणा हाथ जोड़ो पाछा माणसे वोट आप देसे है ने ती बाकी से वोट मांग लेदा इमे 3000 अपन पड़से सरकारी खजाना पैसा नहीं, चुनाव कथा पेड़ 1250 रुपया तो सरकारी खजाना को बोले आपण कालगो रहे डाबरो रहे उलची खत्म कर दे कि नहीं, हसाचे खजाना पूरा खत्म कर दे। ती पैसा नहीं आपण ती काय करने, ती दिमाग लगाइया मामा छुट्टी करू ना काका का जे लाव से, ती मामा छुट्टी कर देता ना काका का जे लिया वो 3000 रुपया भी विसरी गया। हिमी तक ते 1250 रुपया कुदे खाता में आवता है, बाकी चुनाव हेने देवो बहना, चुनाव है के बट्ठा खत्म कर दे से। तीन रात लालचमा नहीं आवना है, कांग्रेस सरकार आवसे की मोटी बात करने बाद रे जैसी पहले ही थी तसी ये तो 2500 ये 1250 3000 बात करता था, बाकी कांग्रेस सरकार एक महीना में 8500 रुपया बहना खाता में डालने बात कर कतरा 8500 रुपया ते में तुम उल्टी मार दे थे। तीसरा जुवानिया पिरिया था, जुवानिया पिरिया बापड़ा हमारी भाषा समझ में आ रही की समझ में आ रहे हाँ ते जुवानिया पिरिया बापड़ा भोली थाकी रिया है नहीं। पहले आमू व्यवसाय बनता नौकरी लग जाते, बाकी हमारा टाइम पर दिग्विजय सिंह राज होता कि 1 लाख पदन भर्ती निकालिया, मैं तो 4-5 नौकरी है हमारी सरकारी, मतलब 17 नौकरियां निकल है नहीं, हमारी 5 नौकरी सरकारी, आखिरी में 1 लाख पदन भर्ती निकली, लोक सेवा आयोग ने सेल टैक्स इंस्पेक्टर बन गई। बापड़ा ये भी हिमी लालच में आसी बासा भी कि पोरलाल दादा त्योहार नौकरी लग गई, घर भी बनाई दे दो ने, खेते भी छत कर दे दो ने, रिश्तेदारों को पूछ रही ने खुद अड़ोस पड़ोस वाला पीरिया या गांव वाला ये खाता फीस वीस भरने से भी भर दे, आपनो भी भणाओ, खेते वेचो, कुकड़ा वेचो, बुकड़ा वेचो, गाय वेचो, डोबा वेचो, जो लागे चो लागे पीरिया का भणाओ है नी, भणाई दे बापड़ा का 10 15 साल ही के मोटला डिग्री साली फिर रहा तमा आखा तोकरा शिवराज मामू नौकरी निकालते, मोदी दादू नौकरी निकालते, बोला का था बोला झूठा मार से नौकरी नहीं निकाल गया, और तो शादी टाइम आई गया पिरिया पारी उतरा भून लेता 10 15 साल आई गया, पूरा ही देखने जाना है पूरा ही देखने जानो ते
पूछने छे वारला छे ठीक छे काई जाता छे जो भी अपन जाति रीति में करे छे कर लेता है नी तेर बाद में आपन पूछने कि पूरी काई करते लो बेटी पूरी काई नहीं मैं तैयारी कर रही 15 साल है गेला 6 डिग्री से काई कहते आम देखछो कि पोखर वाला को छोरी का पूछो तो देखाड़ सो से कि नौकरी भी नहीं जोड़ती ने छोकरी भी नहीं जोड़ती पूरी हालत खराब है नी ती इनु काजे सबक सिखवानो पड़ते जवानी पीरिया मैं तुमरे करता नौकरी छोड़ी नहीं तुमरे जो भोपाल में आंदोलन हिलो कि नहीं चल लाठिया देतला ती मैं भी हतो मैं पागड़ी बांधी जाए लागते है नी पागड़ी वाला कौन को हमें नौकरी वाला मैं ऑफिस में भी ओसे जाते ना ती में से का मालूम छे जवानी पीरिया दर्द चाहे कहानी भी जाति समाज में युवा पीरिया दर्द छे काई भी योजना भी नहीं लावता ने नौकरी भी नहीं आता बाकी कांग्रेस सरकार आवसे दादा ती ये ते कहला 2 करोड़ नौकरी लावसो हर साल है नी 9 रोजगार सृजन करसो बाकी काय भी नहीं करिया निष्ठा काय करिया चंदा दो धंधा लो एक खुद लो नारो चंदा लो और चंदा दो और धंधा लो यानी पूरा देश में आतंक मचाई देगा यानी बोली मेरा क्या मैं तो झोली उठाऊंगा और चल दूंगा और आगे मैं तो और जोड़ता हूं मेरा क्या मैं तो देश बेचूंगा और चल दूंगा बेचना दे पर युवाओं को सोचना है बहुत सोचना है कि हमारा हम युवा देश का भविष्य है तो कांग्रेस पार्टी आपके बारे में सोच रही है आपको कांग्रेस पार्टी के बारे में सोचना है तो कांग्रेस की सरकार आएगी तो 1 साल में ये संविदा ठेकेदारी और कौन सा बोलते राजू साहब देखना कि नहीं वो आउटसोर्सिंग ये वो कुछ नहीं सीधे परमानेंट 1 साल में 30 लाख नौकरियां निकालेगी कांग्रेस सरकार और सारे लोगों की नौकरी नहीं लगेगी काम धंधा करना है तो हमको स्किल डेवलपमेंट करना है तो जो डिग्री डिप्लोमाधारी युवा है उनके खाते में 1 साल में 1 लाख रुपए डाले जाएंगे ताकि वो अप्रेंटिस का कोर्स कर सके फिर हमने अप्रेंटिस भी कर लिया अब धंधा करने के लिए पैसा नहीं चंदा तो कोई देगा ही नहीं भैया बेरोजगार को कौन चंदा देता है कोई नहीं देता है तो कांग्रेस सरकार हर साल 5,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड की व्यवस्था कर रही है तो युवाओं को रोजगार के लिए पैसे की सहायता भी देगी दूसरा हम गरीब लोग किसान लोग हमको गांव में काम चाहिए ऐसा काम कि काम के बदले पैसा भी मिले और वो काम आने वाली पीढ़ी को भी काम आए जैसे पहले पाले बनाते थे बरात भरते थे है ना खिड़कियां खोदते थे मतलब खेती बाड़ी से जुड़े हुए काम रोड बनाते थे पुलिया बनते थे और मजदूरों से काम चलता था इसीलिए मनरेगा योजना लेके आई थी कांग्रेस पार्टी रोजगार गारंटी क्योंकि वो किसानों के बारे में मजदूरों के बारे में सबके बारे में सोचती है लेकिन इनको तो ठीक नहीं लगा मेरे भाई बड़े भाई रामेश्वर यादव साहब बता रहे थे कि क्या दर्द है सरपंच का हम समझ सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी ये जो बंद किया इन लोगों ने उसको वापस रोजगार गारंटी की योजना लेके आएगी और गांव में काम चालू होगा सरपंच के खाते में भी पैसे मिलेंगे और 15 दिन में मजदूरी के भुगतान होंगे और मजदूरी महंगाई के अनुपात में नहीं बढ़ गई तो 241 के बदले में बढ़ा करके 400 रुपए प्रतिदिन करने जा रही कांग्रेस पार्टी ठीक है तो इतनी सारी योजना है और मेरी खुद की योजना भी जैसे दादा ने बोला ना कि शिक्षा को लेके काम करना मेरी पहली प्राथमिकता शिक्षा को लेके काम करना आप दुनिया में नौजवान युवाओं के लिए देश के भविष्य के लिए कुछ मत कीजिए उनको भिखारी मत बनाइए हमारी माता बहनें हमारे भाइयों को लाइन लगवाते हैं और 5 किलो अनाज देते हैं कितना 5 किलो अनाज और 5 किलो के अनाज का थैला कितना बड़ा होता है थैला पूरा होता है उसमें मोदी जी का फोटो लगता है मेरे को मोदी जी से विरोध नहीं है लेकिन क्या कर रहे इस देश में आप भिखारी बना रहे लोगों को उनको स्वावलंबी बनाइए तो युवाओं को यदि सही राह पर चलाना हमको तो उसको कुछ नहीं करना अच्छी शिक्षा दे दीजिए अपने रोजगार को वो खुद सर्जन कर लेगा आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो शिक्षा मेरी प्राथमिकता है दूसरा लंबा संघर्ष होगा हो सकता है पहले टर्म में नहीं कर पाए लेकिन जब आप मेरी उद्योगपतियों से कोई दुश्मनी नहीं मैं उनका विरोधी नहीं है लेकिन जब आप इंडस्ट्रियलिस्ट को 24 घंटे की बिजली दे सकते हैं तो देश के अन्नदाता को 24 घंटे की बिजली सिंचाई के लिए क्यों नहीं दे सकते ये मेरा सपना है और इसके लिए मैं लड़ूंगा चुनाव जीत गए तब भी और हार गए तब भी हारूंगा तो नहीं लेकिन हार गए तब भी लड़ाई बंद नहीं करूंगा तो ऐसी कुछ मेरे सिद्धांत है जिसके लिए मैं कोई समझौता नहीं करूंगा और मैं बात बता रहा हूं कि मेरे को झगड़ा किसी से भी करना पड़े
आम जनता के न्याय के लिए मैं किसी से भी झगड़ने के लिए रुकूंगा नहीं, क्योंकि मेरा अभी कुछ नहीं है। मैंने सब लालच छोड़ दिए। मेरे को पैसा, मान, प्रतिष्ठा, ये इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। जिसको देना है हम देंगे, मान, सम्मान, पैसा, जो भी है, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकता। जिसको लालच रहती ना उसका नुकसान हो सकता है, जिसकी लालच नहीं रहती उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता। इसलिए मैं बेदाग, खुले मन से और पूरी ईमानदारी के साथ में आपकी लड़ाई को लड़ूंगा। और आप विश्वास कीजिए, जो सुख दुख में उठने बैठने की बात है, जितनी मेरी क्षमता होगी मैं आऊंगा आप लोगों के खबर लेने के लिए। गजेंद्र पटेल जी आपके गांव में नहीं आ रहे, गजेंद्र पटेल जी आपके सांसद निधि से काम नहीं करवा रहे, दिल्ली में लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी भाजपा के उम्मीदवार हैं। तो हम लोगों को फैसला करना, फर्क करना है कि कौन व्यक्ति सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए आया है, कौन व्यक्ति ईमानदार। बीजेपी कांग्रेस को छोड़ देना। मैं ये चाहता हूं, मेरा सपना है कि मेरे इलाके के लोग, वो किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, मैं उसमें विश्वास करता हूँ, मानवता, इंसानियत में। आप किसी का भी खून निकाल लीजिए, आदिवासी का निकाल लीजिए, बनिए का, ब्राह्मण का, कटोरी में रख दीजिए और पहचान के बता दीजिए आदिवासी का, हिंदू का, मुस्लिम का, जैन का, बौद्ध के पास नहीं पहचान कर सकते। फिर है क्यों? तो मेरे क्षेत्र में अच्छे उद्योग धंधे हो, कुटीर उद्योग हो, हमारे लोगों को इलाके में रोजगार मिल सके, तो व्यापारी को भी फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? अभी क्या कर रहे हैं हम? गुजरात, महाराष्ट्र चले जाते हैं 4 महीने 6 महीने के लिए, तो किराना सामान हम कहाँ से खरीदेंगे? गुजरात से खरीदेंगे या खेतिया पान से मन से नहीं खरीदेंगे। तो ये तो एक उदाहरण बताया मैंने। तो जब यहाँ ग्राहक ही नहीं होगा तो व्यापार कैसे बढ़ेगा? व्यापार नहीं बढ़ेगा तो मुनाफा कैसे होगा? तो दोनों का एक दूसरे का हमारा संबंध है। तो इलाके में खुशहाली लौटे, वापस खुश रह सके हम, खेती अच्छी हो, पानी की पीने की सुविधा सबको मिले, बिजली सबके घर में हो, शिक्षा के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट हो, हॉस्पिटलों में अच्छी सुविधा हो, डॉक्टर हो, और जांच के जो आधुनिक यंत्र हो वो हमारे हॉस्पिटलों में होना चाहिए। और इसके लिए मैं मरते दम तक संघर्ष करूंगा। चुनाव अपनी एक तरफ। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपके लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं पूरा सब कुछ छोड़ के आपसे एक ही विनती मांग रहा हूँ कि चूंकि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, आप जब तक मुझे वोट नहीं देंगे तो मेरी ताकत नहीं होगी, मैं आपका प्रतिनिधि नहीं बन सकता हूँ। तो मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, या बीजेपी कांग्रेस वाले कोई भी लोग होंगे, लेकिन मेरी बात है इलाके की। जब हम सांसद बनेंगे, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है, कांग्रेस पार्टी के सांसद रहेंगे, लेकिन इलाके के जो 20 लाख मतदाता है उन सब के सांसद बनेंगे, और सांसद वो 20 लाख मतदाता बनेंगे। तो साथियों, 13 तारीख को चुनाव है। लंबी बात करेंगे, आधा घंटा होगा, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं है। अभी हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मिलना है, लोग हमको पहचाने, हम लोगों को पहचाने, ताकि लंबे समय तक हमारी दोस्ती चले। ये दोस्ती 1 दिन 2 दिन की नहीं होनी चाहिए। तो साथियों, 13 तारीख को हम न्योता दे रहे हैं, आपको निमंत्रण दे रहे हैं। आपके चूल्हे तक का, मतलब एक भी वोट घर में नहीं छूटना चाहिए, बेकार भी नहीं जाना चाहिए। और जब मुखिया होता है ना, वो जब घर में कोई कार्यक्रम होता है तो कार्यक्रम का निमंत्रण खुद नहीं देने जाता है, वो लोगों को जवाबदारी देता है। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, समाज के कार्यकर्ता, इलाके के कार्यकर्ता को हम जवाबदारी दे रहे हैं कि घर घर जाके निमंत्रण दीजिए कि अब की बार वोट कोरलाल खरते जी के नाम पे कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। और जब आप ये काम कर देंगे, बीजेपी वाले भी नाराज नहीं है हमसे, वो खुश है कि अच्छा व्यक्ति आया, पढ़ा लिखा है, सोच अच्छी है, भेद नहीं है, तो उनके भी घर पे निमंत्रण देने चुकना मत। वो मेरे कार्यक्रम में आएंगे, वोट देंगे, और इसलिए हम लाखों वोटों से जीतेंगे। और जब जीत जाएंगे तो फिर इलाके को चमन करेंगे और दिल्ली में भी पूरी ताकत के साथ में लड़ाई करेंगे। तो मेरी बात को खत्म कर रहा हूँ, पर भूलना मत भाई, है ना। धन्यवाद खरते जी, आपने काफी अच्छे विचार करे, देखा